अगला टॉपिक है हमारा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा नाम से पता लग रहा है डीएनए और उसमें कुछ प्रिंटिंग होनी है और प्रिंटिंग के अंदर कुछ फिंगर टाइप, अभी नाम से तो हमें यही पता लग रहा है। अब एक्चुअल में देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक मेथड है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस को दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपेयर करते हैं। जैसे हमने दो दो इंडिविजुअल ले लिए, दो लोग ले लिए, अब वो दो लोग दिखने में बिल्कुल अलग है, तो उनके अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस है वो भी अलग होगा। लेकिन डीएनए का सीक्वेंस किस हद तक अलग है ये चेक करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कि अगर कोई बहुत ज्यादा लंबा है या अगर कोई बहुत ज्यादा छोटा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा कौन सा जीन है जो ये सब रेगुलेट कर रहा है और वो एक के अंदर ज्यादा है और दूसरे में कम, इसलिए ऐसा है। इसके अलावा अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी डीएनए सीक्वेंस है ना, इसमें 99.9% सब में सेम होते हैं। डीएनए के सीक्वेंस हर ह्यूमन में 99.9% सेम है। केवल जो अंतर आता है वो 0.1% का आता है। और आप देखो सिर्फ इसी 0.1 के अंतर आने से ही इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल देखने में एक जैसा नहीं है। भले ही वो ट्विंस जुड़वा क्यों ना हो, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ वेरिएशन नजर आता ही है। अब आगे अगर हम चलें, इट इज रियली डिफिकल्ट इन टाइम कंज्यूमिंग टास्क to sequence and compare all 3 into 10 to power 9 bases in two individuals. So instead of considering the entire genome, certain specific regions called repetitive DNA sequences are used for comparative study. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको दो लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन दो लोगों को कंपेयर करने के लिए एक पर्सन के अंदर 3 into 10 की पावर 9 बेसिस है। तो आप इतने सारे बेसिस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो करते क्या है, पूरे जीनोम को कंसीडर यानी कंपेयर करने के लिए यूज करने की जगह जितने भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस हैं उनको हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। रिपीटेटिव है तो जो आगे हमने जो भी रिजल्ट निकाला वही पीछे होगा, वही उसके आगे होगा। तो हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की हेल्प ले लेते हैं। ये बात हुई किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंट्रोडक्शन की। क्या क्या पढ़ा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, दो इंडिविजुअल के अंदर डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो सब इंडिविजुअल में, ऑल ह्यूमन बींग्स में क्या आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। केवल जो वेरिएशन आता है वो 0.1% में आता है। इसके अलावा हम सारे के सारे जीन को कंपेयर नहीं करते। 3 into 10 की पावर 9 बेसिस होते हैं। इतने सारे जीनोम को अगर स्टडी करने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। तो करते क्या है, जो भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है उसकी स्टडी की जाती है। अब देखते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इसका बेसिस क्या है, किस आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। रिपीटेटिव डीएनए is separated from bulk genomic DNA since it appears as a distinct peak during density gradient centrifugation. करते क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर रिपीटेटिव डीएनए को निकाला और उसको अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। किससे, जो बहुत सारा का सारा जो जीनोमिक डीएनए था उसमें से रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट किया। उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सेम से है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट तक ले जाकर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, दही में से मक्खन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो ऐसे 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 घूमता रहता है और वो सब उसमें से अलग हो जाता है, साइड में आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी यही होता है, मतलब रिमूव करना, किसी चीज को अलग करना, सेपरेट करना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सबसे पहली टर्म हमारे पास निकल कर आई कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प लेते हैं। अब आगे देखें अगर, तो हमने ऊपर जब HCG पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, HGP, तो हमने सैटेलाइट्स के बारे में देखा था। सैटेलाइट्स दो तरीके की होती है, माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स। नाम से पता लग रहा है, मिनी मतलब छोटी हो लेंथ में, कंपोजिशन में, और माइक्रो मतलब थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो। सो इन माइक्रो मिनी किस पे डिपेंड करते हैं कि उनका बेस का कंपोजिशन कैसा है, कि जो उसमें बेसिस यूज हुए हैं वो अगर कम है
तो मिनी सैटेलाइट ज़्यादा है तो माइक्रो सैटेलाइट। इसके अलावा जो डीएनए के सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है और उसमें रिपीटेटिव यूनिट्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, इन तीनों के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो मिनी सैटेलाइट है या फिर माइक्रो सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट करती क्या है? सैटेलाइट कोई प्रोटीन को कोड नहीं करती है। सैटेलाइट का मेजर रोल होता है किसके अंदर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। सैटेलाइट कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रही है, बट फिर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सैटेलाइट का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट हम हमारे सामने निकल कर आती है पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसे हमने एचजीसी में भी पढ़ा था, लेकिन वहां मैंने आपको कहा था कि आगे पढ़ेंगे। एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? ये म्यूटेशन का रिजल्ट होता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि डीएनए सीक्वेंस के अंदर ऑल्टरेशन हुआ, चेंजेस हुआ, तो म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन के रिजल्ट से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? म्यूटेशन का रिजल्ट होता है। एक जर्म सेल म्यूटेशन which can pass on to the next generation through sexual reproduction gives rise to polymorphism in population। होता क्या है? कोई भी एक जीन है जो म्यूटेंट हो गया है, और अगर वो जर्म सेल है जो म्यूटेंट हुआ है, तो वो क्या नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा तो जो पॉपुलेशन बनेगी उसके अंदर हम कहेंगे क्या पाया गया है? पॉलीमॉर्फिज्म पाया गया है, यानी कि जर्म सेल जो थे वो म्यूटेंट थे, या अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन। इनहेरिटेबल जो वर्ड है वो इनहेरिटेंस से बना है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या था? वो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन क्या होता है? ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से जो भी चेंजेस आए हैं डीएनए सीक्वेंस में, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं? कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो इनहेरिटेबल हो और वो हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन में नजर आ गया या एक फैमिली में नजर आ गया, अगर वो एक काफी बड़ी फ्रिक्वेंसी पे एक पॉपुलेशन में नजर आ रहा है तो हम उस पॉपुलेशन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन if observed in higher frequencies in a population is known as polymorphism। कोई भी इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो बहुत ज्यादा हायर हो एक पॉपुलेशन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म है। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर होता है, ऐसे सीक्वेंस में जो कोड नहीं होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग सीक्वेंस में ही क्यों होता है? बिकॉज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस डू नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है कि जो भी आपका म्यूटेशन हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो, और नेक्स्ट जनरेशन में वही म्यूटेशन के सीक्वेंस ट्रांसफर हो सकते हैं जो नॉन कोडिंग हो। इसीलिए जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर होता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होता है म्यूटेशन, इसी वजह से वो क्या इंडिविजुअल की जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता, और रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही म्यूटेंट जीन आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखा, फिर उसके अपडेट्स देखे, क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे होता है। अब पूरा मेथड को डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा मेथड क्या है। एक के बाद एक कौन से स्टेप्स हम लेते हैं, कैसे होता है। सबसे पहले हमें एक टर्म आती है सामने, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। किसके रिपीट होने की बात हो रही है? डीएनए सीक्वेंस के रिपीट होने की बात हो रही है। तो VNTR की फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब ये होता क्या है? ये सैटेलाइट डीएनए है दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के अंदर जो एबिलिटी होती है, वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हाई डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है VNTR used as props in DNA फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो VNTR है
वो किस तरीके से एक्ट करता है उसको हम यूज करते हैं एज अ प्रॉप। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीएनए के अंदर जो साइट हमें करनी है उसको हम अलग करते हैं, उसको कट करते हैं, और कट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले डीएनए के अंदर क्या कट किया जाता है, और कट हम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। उसके बाद में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो भी हमने कट किया उसको अलग कर लिया जाता है साइज के और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। और अलग करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, fragments separated on electrophoresis gel are blotted, immobilized on a synthetic membrane such as nylon or nitrocellulose। जो भी फ्रेगमेंट्स को आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के थ्रू अलग किया है उसको ब्लॉटेड किया जाता है। ब्लॉटिंग एक टेक्निक होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। होता क्या है, नायलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन बन जाती है। मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग। अब जो इमोबिलाइज्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज मतलब उनको हाइब्रिड किया जाता है। हाइब्रिड करने के बाद में जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है क्या, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले एक एंजाइम ने किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसने क्या किया, डीएनए के जो पार्ट था उसको कट किया। सेकेंड हमने देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसने सेपरेशन में हेल्प की। थर्ड हमने देखा क्या, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, रेडियोग्राफी, ऑटो मतलब डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, पहचान करता है उन फ्रेगमेंट्स की जो कैसे हैं, हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब बात करते हैं जो VNTRs होते हैं ये किस तरीके से वेरी करते हैं। वेरी मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है इनमें। तो इनका जो साइज होता है VNTR का वो 0.1 से लेकर 20 kb तक होता है। Hence, in the Otto diagram, band of different sizes will be obtained. अब क्योंकि इनका साइज अलग अलग होता है, इसी कारण से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर अब बैंड्स के साइज देखोगे, वो डायग्राम अभी आगे है वहां आपको क्लियर होगा। जो आप साइज देखोगे वो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि उनका साइज डिफरेंट है। अब उनका साइज डिफरेंट है तो बैंड का साइज भी क्या डिफरेंट होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। इन बैंड्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, ये एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऐड करता है। हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरीके के बैंड्स होते हैं एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस नहीं बोला है यहाँ पर बोला है आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में डिफरेंस होता है। केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर बाकी कहीं पर भी ये बैंड्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। देखो यहाँ पर क्या लिया गया है, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, एक क्राइम हुआ है उसके बारे में पता लगाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वहाँ पर किसी का ब्लड पड़ा है और हमें पता लगाना है कि कौन सा पर्सन हो सकता है। तो कैसे करते हैं, डीएनए लिया गया, उस डीएनए के अंदर आपका क्रोमोसोम 7, 2 और 16 पाया गया। अब ध्यान से देखो 16 के अंदर डीएनए सीक्वेंस का साइज और क्रोमोसोम 16 के सेकंड के अंदर देखो इस साइज में भी वेरिएशन है, फिर इसमें वेरिएशन है, फिर इसमें वेरिएशन है। तो इनके क्या बैंड्स निकाले, एम्पलीफाइड रिपीट कैसे किया, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया, कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस की हेल्प ली, उसके बाद में ये इस तरीके से बन गए। नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। अब ये क्या रिपीट्स आ गए, जो भी रिपीट्स थे उनको क्या करा, अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको सेपरेट करेंगे और स्टडी करेंगे और पता लगा लेंगे। पेरेंटल क्रोमोसोम ये थे, और ये जो सेकंड वाला है ये है मैटरनल, पेरेंटल मैटरनल, और मिला के क्या एक क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम नंबर 7। सेम चीज यहाँ पर पेरेंटल, पैटर्नल, मैटरनल। पैटर्नल मतलब जो फादर से मिला है, मैटरनल मतलब जो मदर से मिला। इस तरीके से
क्रोमोसोम 7, 2 और 16 बन गया। ये इंडिविजुअल ए का है, ये इंडिविजुअल बी का है, इसके अकॉर्डिंग क्या मैच कर लेंगे कि क्राइम सीन पर जो हमें डीएनए मिला है वो उसी पर्सन का है या फिर किसी और का है। ये एक एग्जांपल था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कहाँ करते हैं। अब कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निक अगर हो रही है उसको हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर हम एप्लीकेशन देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है फॉरेंसिक्स में। फॉरेंसिक साइंस आपने सुना होगा, अगर किसी ने सीआईडी देखा हो तो उसमें वो फॉरेंसिक लैब है जिसमें वो सारूकी और सारिका होते हैं। तो फॉरेंसिक लैब क्या होता है, फॉरेंसिक लैब में कोई भी मान लो मर्डर हुआ, उसके वो लेकर आ गए कि भाई ये चीजें हमें वहां से मिली, ये थोड़ा सा ब्लड मिला था, यहाँ पर ये टूटी हुई चीज थी। और फॉरेंसिक साइंस का काम होता है पता लगाना कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या होगा। तो फॉरेंसिक जो यूज करते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि वहां पर क्या हुआ होगा। और डीएनए से हमें पता लग जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो डिग्री है वो सेम है या नहीं है। DNA fingerprinting forms the basis of paternity testing since a child inherits polymorphism from both its parents. DNA fingerprinting का एक यूज तो हमने देखा फॉरेंसिक्स में, दूसरा होता है पैटर्निटी का पता लगाने के लिए। कई बार ऐसी चीजें निकल कर आ जाती है ना कि हमें हमें क्या मतलब कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हमें पता लगाना है कि ये जो बच्चा है ये इन्हीं पेरेंट्स का है या नहीं है। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या सीआईडी में या कहीं पर भी कि हेयर वगैरह लेकर टेस्टिंग की जाती है और उससे पता लग जाता है। तो उस काम के लिए भी किस टेक्निक की जरूरत पड़ती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन एंड एवोल्यूशन। एक बड़ी सी पॉपुलेशन और एवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि डाइवर्सिटी है नहीं है कितनी है, उसके लिए भी हम क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं और ये दोनों ही चैप्टर जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये भी कंप्लीट कर लिया तो आराम से पास